इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था हाँ, सुनने में आया। प्रीलिम्स अभी जो हुआ कुछ दिन पहले रिजल्ट्स निकले। हाँ, रिजल्ट्स आ गए। ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है। ओके ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कि कौन सा कितना चलेगा, जी। कुछ कुछ वैसे ही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए। लंबे समय तक आप तो कोई काम करते हैं, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाता है। कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड। पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हैं हम। आप एड्रेस कीजिए। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सीसेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग 12 से 15 हजार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15 हजार ही करेंगे या 14 हजार ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, एक से ज्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सीसेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है। वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूं जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू।
हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होके काम कर पाते हैं जी। जैसे अगर मैं जिंदगी में, जैसे आपका एग्जांपल ले, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसे आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूं कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी। और मैं तो वजह ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूं, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूं। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है जी। सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। जी। मेरे ख्याल एम्पैथी की ट्रेनिंग, एम्पैथी जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नजरिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नजर में इससे बच्चा दो चीजें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूं, तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूं, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन का हिस्सा है। और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा। तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूं, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूं, मैं उनको मना करता हूं। पर इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस, मैं ये बिलीव करता हूं कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा जरूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए। और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते कि आप व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग तो है, एम्पैथी तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एको रस करुण एवह कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से में सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? क्रौंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, अब प्रेम में रत पक्षियों में से एक नीचे गिरा। वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी। और उन्होंने तो लिखा, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मगवी शाश्वती समा, एक संस्कृत की पंक्ति आती है जहां से रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के कवि ने, छायावाद 1918 to 1936, उसमें कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी छोड़ ना जाती, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा, मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं।
और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में या एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए, और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है।